जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने एचपी हिस्ट्री को क्विक बूस्टर करेंगे। अगर आप एचपी हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं या आप रिवीजन के फेज़ में हैं कि आपको क्विक बूस्टर करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जो एचपी हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको याद करेंगे, और कौन से इम्पोर्टेंट किंग्स हैं और वो किस बड़े राजा के समकालीन है, इन चीज़ों को हम आज क्लियर करेंगे। तो ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम एचपी हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इस वीडियो को जरूर से लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें भी ऐसी और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उसी दौरान जो हिमाचल प्रदेश के निवासी थे वो कौन कौन से, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हमारे को 4 जातियाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर कोल, किरात, नाग और खस। आपने इस वीडियो में जो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स और किंग्स बोलूँगा, आपने उनको नोट डाउन करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो आपने नोट डाउन करनी है, ताकि हम उसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा सकें। तो हिमाचल प्रदेश की सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो 4 प्रमुख जातियाँ मिलती है, सबसे पहले यहाँ पे कोल, किरात, नाग और खस थे। इन 4 जातियों का हमारे को पता होना चाहिए। अगर हम कोल के बारे में थोड़ा पढ़ें, कोल को आज वर्तमान रूप में हम कोली, हाली, डूम और चनाल और बाड़ी के रूप में देखते हैं। अगर किरात की बात करें, किरात वर्तमान रूप में 10वीं या निषाद के नाम से, कुछ हमारे को निषाद राजा के नाम देखने को मिलते हैं, चमौरी, धुनी, पिपरू और शुष्ना। अगर आप HPPSC के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपने ये राजा को याद रखने की जरूरत है। बाकी अगर पुलिस वगैरह करें तो ये आपको इन राजाओं को जितना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट जाति बाद में आती है वो आती है नाग जाति, क्योंकि हिमाचल के इतिहास में अगर हम देखें तो नागों का काफ़ी ज़्यादा इतिहास मिलता है हिमाचल की हिस्ट्री में। क्योंकि अगर हम देखें तो नाग की देवता के रूप में भी पूजा होती है। जैसे पंचवक्त्रा मंदिर जो मंडी में है, वहाँ पर नाग की 10 फीट की मूर्ति है। और उसके अलावा बासुकी नाग, तक्षक नाग, ऐसे नागों का भी जिक्र हमारे को हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में मिलता है। वंशज वेड़ा जाति, इनके जो नागों के वंशज है वो बेड़ा जाति के लोग देखने को मिलते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कास्ट हिमाचल में थी जो थी खस, इसको खस या खश के नाम से जाना जाता है। यह आर्यों की तीसरी शाखा थी, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत की तरफ आए थे, तो ये खस भी आर्यों की ही तीसरी शाखा थी जो मध्य एशिया से भारत की तरफ आई थी। और खसों ने नागों पर विजय पाई। इन खसों ने क्या किया, जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे नाग, उनको हराया, ठीक है। और खुद मैदानी भाग पर ये खस जो है कश्मीर होते हुए कश्मीर होते हुए जो पंजाब का मैदानी भाग है वहाँ से हिमाचल की तरफ बढ़े। तो इन्होंने मैदानी भाग से खसों को ऊपर पहाड़ी इलाकों की तरफ हटाया पीछे, और खुद यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। तो खसों के द्वारा जो यहाँ पे मनाया जाने वाला भुंडा उत्सव मनाते हैं, ये जो 12 साल के बाद होता है। और भुंडा उत्सव में इसी के जो नागों ने जब खसों ने जब नागों पर विजय पाई थी, तो इसी के उपलक्ष्य में ये भुंडा उत्सव का त्यौहार मनाते हैं। और हमारे को इनके द्वारा बूढ़ी दिवाली देखने को मिलती है निरमंड में, जिसमें भी जो नागों ने खसों पर विजय पाई उस युद्ध का मंचन किया जाता है इसमें। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर ग्रियर्सन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन, इन्होंने हिमालयन भूभाग में प्रथम परिचित इंडो आर्यंस खस थे। ग्रियर्सन के अनुसार क्या थे, जो हिमालयन भूभाग में सबसे पहले
आर्यंस, इंडो आर्यंस थे, वो खस थे, इन्होंने माना था ये। तो यहाँ पे ये बातें हम इतनी रिमेंबर रखेंगे। देखो आर्य की थ्योरी तो बहुत सी स्टेटमेंट है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, इतिहासकारों के बीच मतभेद है, तो हम इतना लंबा चौड़ा इसको नहीं लेंगे। हम सिर्फ ये याद रखें कि आर्य की ही तीसरी शाखा खश थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो महाजनपद टाइम था जब भारत में, तो हिमाचल में हमारे को मुख्य रूप से 4 जनपद देखने को मिलते हैं, जिसमें हम औदुंबर, त्रिगर्त, कुलुत और कुलिंद, इन 4 जनपदों के नाम हम याद रखेंगे। 4 मतलब अगर हम हिमाचल को एक राज्य माने तो ये हिमाचल में उस दौरान, हिमाचल का जो एरिया है उसमें उस दौरान ये 4 जिले थे। एक्चुअल में हिमाचल अगर पूरा देश था तो ये 4 राज्य थे उसमें, जिसमें औदुंबर, त्रिगर्त, कुलुत और कुलिंद थे। इन चारों के नाम हम याद रखेंगे, ये ज़रूरी है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्विक जो हमारे को हिमाचल की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये नाम नए हैं। तो एक बार मैंने ऐसा सोचा है कि हम पहले कुछ आने वाली चीज़ों के नाम अपने दिमाग में एटलीस्ट बिठा लें, है ना, क्योंकि जिन लोगों ने आज तक हिस्ट्री पढ़ी नहीं है उनको क्या पता त्रिगर्त क्या है, औदुंबर क्या है, कुलिद क्या है ना। तो हम अपने दिमाग में पहले इन चीज़ों को ऐड करेंगे, फिर हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। 1009 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनबी का भारत पे अटैक होता है, तो उस दौरान जो नगरकोट को हम कांगड़ा या भीमकोट बहुत से नाम से जानते हैं, नगरकोट, उस दौरान मोहम्मद गजनबी के टाइम जो नगरकोट के राजा थे वो जयचंद थे। क्योंकि हमारे को कोई स्टेटमेंट वाइज अगर प्रश्न ऐसा आता है समकालीन राजा, तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि मोहम्मद गजनबी के समय जयचंद राजा थे नगरकोट के। और 1337 की बात करें, 1337 में जब दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, यहाँ पे MBT में लिख दिया मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके समकालीन राजा थे पृथ्वीचंद, नगरकोट के राजा थे पृथ्वीचंद, ये याद रखेंगे। फिर 1361 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय समकालीन जो राजा हुए हैं कांगड़ा के, वो हुए हैं रूपचंद, ये भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। और 1398 में 98 में जो तैमूरलंग का जब भारत पर अटैक होता है, तो उस दौरान कांगड़ा के राजा थे मेघचंद, ये याद रखना है हमने। और जो हिंदूर राजा थे आलमचंद, ये भी याद रखना है, क्योंकि तैमूर के समय ही हिंदूर के राजा ने मदद की थी तैमूरलंग की कांगड़ा पर अटैक करने के लिए। इन राजाओं का हम नाम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि HP की हिस्ट्री का जो घटनाएं हैं मुख्य रूप से इन राजाओं के इर्द गिर्द घूमेगी, मुख्य रूप से, क्योंकि ये हिमाचल के सबसे इंपॉर्टेंस राजा है और इनका कनेक्शन दिल्ली के राजा के साथ क्या था। तो इन राजाओं को हम सबसे पहले याद करने का एक ट्रिक देखेंगे। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं, MBT के बारे में, तो इनको पढ़ा लिखा अनपढ़ राजा के रूप में जानते हैं हम भारत की हिस्ट्री में। पढ़े लिखे तो थे ये बुद्धिमान, लेकिन इनके कुछ ऐसे फैसले थे जिसके कारण इनको मूर्ख राजा की श्रेणी में रखा जाता था। तो हम मूर्ख लोगों से क्या है, मूर्ख लोग जो है पृथ्वी पर बोझ है। तो ये सिर्फ हम राजा को याद करने की ट्रिक्स कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन राजा क्या होगा, पृथ्वी चंद, क्योंकि मूर्ख लोग क्या हैं, पृथ्वी पर बोझ है। दूसरा राजा था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर हिमाचल पर अटैक किया और ज्वाला जी के मंदिर को लूटा। वहाँ पे मंदिर को लूटने के साथ साथ ही वहाँ पे जो इतनी हमारी हिंदू धर्म की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी संस्कृत में, उनको वो यहाँ से लेकर गया और ट्रांसलेट कर दी फरिश्ता ने वहाँ पे। तो ट्रांसलेट करके इसने क्या किया, हमारी जो पुस्तक था उसका रूप बदल दिया। संस्कृत में थी पुस्तकें, इन्होंने अपनी तुर्की भाषा या जो भी इनकी अधिकारी भाषा थी उसमें इन्होंने
हमारी पुस्तकों का रूप बदल दिया। तो ये याद करने का तरीका क्या रहेगा, फिरोज शाह तुगलक के समय रूपचंद। फिर जब तैमूर का आक्रमण होता है, तैमूर ने क्या किया, लूटपाट की भारत में। तो उससे क्या हुआ, हमारी पृथ्वी जो हमारा था, आसमान रोने लगा, क्योंकि आसमान बरस गया इस दुख में। तो मेघचंद हम याद करेंगे। तैमूर लंग के टाइम कांगड़ा का राजा तैमूर और आलमचंद था हिंदूर का राजा, ये याद रखेंगे अभी तक। फिर उसके बाद अकबर, 1556 में अकबर का समकालीन जो राजा थे वो नूरपुर शासक थे भगतमल, और कांगड़ा के राजा थे जयचंद, विधिचंद, त्रिलोकचंद। ये 3 राजा हमारे को अकबर के टाइम हिमाचल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन राजाओं का थोड़ा क्रम थोड़ा थोड़ा ही रहा है हिमाचल में, और अकबर का दिल्ली में बहुत लंबा टाइम रहा है। तो यहाँ पे जो त्रिलोकचंद थे, इनको बचपन में हॉस्टेज बनाकर अकबर अपने साथ ले गया था, बंदी बनाकर ले गया था दिल्ली। क्योंकि अकबर क्या करता था, जिन रियासतों को वो जीतता था तो वहाँ पे राजा से अधीनता स्वीकार करता थे कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करो, बाकी राज आप ही करो, बस हमारे को आप टैक्स दो। अकबर की ये पॉलिसी थी। फिर क्या होता था, राजा कुछ टाइम के बाद अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद विरोध करके फिर स्वतंत्र हो जाते थे। तो अकबर ने एक पॉलिसी चलाई थी कि जो राजा के वंशज हैं आगे को राजकुमार, तो उनको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता था, है ना, ताकि राजा पर उसका दबाव बना रहे। तो वैसा ही त्रिलोक को वो ले गया था अकबर बचपन में ही दिल्ली अपने पास बंदी बनाकर, ताकि उसके पिता जो विधिचंद है वो पीछे विद्रोह ना करे। फिर 1605 में हमारे को दिल्ली का राजा देखने को मिलता है जहांगीर, और जहांगीर का संबंध नूरपुर के राजा थे उस दौरान। नूरपुर को हम दमेरी के नाम से जानते पहले, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। नूरपुर का जो राजा था वो था सूरजमल, और सूरजमल का भाई जो था वो था जगत सिंह। ये जगत सिंह क्या था, ये जगत सिंह अपने भाई सूरजमल को हराकर राजा बनना चाहता था। तो इसके लिए ये जहांगीर से मिलता है और जहांगीर की मदद करता है ये कांगड़ा किला जीतने में, और फिर नूरपुर का राजा जगत सिंह बनता है। जहांगीर प्लस जगत सिंह ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कांगड़ा किला को जीतते हैं, और कांगड़ा किला मुगलों के अधीन चला जाता है। ठीक है, ये डेट हम याद रखेंगे, 20 नवंबर 1620 को कांगड़ा किला जो था वो मुगलों के अधीन चला गया। अकबर हिमाचल का जो मैदानी भाग था उसको तो जीत पाया, लेकिन कांगड़ा किला अकबर भी नहीं जीत पाया था। तो कांगड़ा किला अगर मुगलों में से किसी ने जीता है तो सबसे पहले वो जहांगीर का नाम हमारे को देखने को मिलता है। वहाँ पर उसने कांगड़ा किला जब जीता था तो जहांगीरी दरवाज़ा बनाया था, और एक मस्जिद का भी निर्माण उसके अंदर किया था कांगड़ा किले के अंदर। तो ये डेट हम याद रखेंगे, 20 नवंबर 1620 को कांगड़ा किला मुगलों के अधीन चला गया। फिर यहाँ पर हम प्रथम मुगल किलेदार जो किला जीता था उसका जो हेड, उसको किलेदार कहते हैं। तो मुगलों की तरफ से जो पहला किलेदार था उसका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है हिस्ट्री में, उसका नाम था नवाब अली खान। तो ये नाम हम याद रखेंगे, नवाब अली खान पहला मुगल किलेदार। अंतिम मुगल किलेदार था नवाब सैफ अली खान। अंतिम मुगल किलेदार था, इसका नाम था नवाब सैफ अली खान, और 1783 में अंतिम रहा ये। उसके बाद जो कांगड़ा किला था मुगलों से स्वतंत्र हो जाता है। फिर इसके बाद सिख आते हैं, सिखों के भी जो इसमें किलेदार रहे हैं कुछ टाइम, है ना। फिर से ये फिर वहाँ कांगड़ा के राजा संसार चंद के पास चला जाता है। ये हिस्ट्री फिर वहाँ तक चली जाती है। तो हम यहाँ पे याद करने के लिए क्या चीज़ें हैं, देखो, एक तो हमारे को यहाँ पे डेट्स याद होना चाहिए, और उस दौरान दिल्ली में कौन राजा थे, बड़े राजा, और हिमाचल के बड़े राजा कौन कौन से थे, बड़ी रियासतों के राजा, ये हो गया याद। फिर मुगलों ने कब किस डेट को
हिमाचल के कांगड़ा किले को जीता 20 नवंबर 1620 को। प्रथम मुगल किलेदार नवाब अली खान, अंतिम मुगल किलेदार नवाब सैफ अली खान। कब? 1783 में मुगलों से स्वतंत्र हो गया कांगड़ा किला। अभी तक ये बातें हमारी क्लियर होगी। उसके बाद 1752 की बात आती है। उस दौरान क्या होता है, अहमद शाह दुरानी का भारत पर अटैक होता है और अहमद शाह दुरानी ने मुगलों की कमर तोड़ के रख दी, क्योंकि पूरे भारत को अहमद शाह दुरानी के जब अटैक हुए, पूरे भारत को इसका घाटा हुआ, लेकिन इसका फायदा उठाने वाला सिर्फ एक बंदा था, वो था घमंड चंद, जो कांगड़ा का राजा था, क्योंकि वह अहमद शाह दुरानी का मित्र था घमंड चंद। जब अहमद शाह दुरानी का भारत पर अटैक हुआ तो उसी दौरान जो घमंड चंद था उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को उपाधि दी थी महाराजा की, है ना। ये आपस में मित्र थे। दिल्ली जीतने में घमंड चंद ने भी अहमद शाह दुरानी की सहायता की थी। तो अहमद शाह दुरानी के टाइम हम देखते हैं कांगड़ा का राजा घमंड चंद। 1752 डेट याद रखेंगे हम। जब घमंड चंद अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था 1770 में, 1770 में साम्राज्य विस्तार किया था, तो एक जस्सा सिंह रामगढ़िया ने रोका था घमंड चंद का साम्राज्य विस्तार। जस्सा सिंह रामगढ़िया कौन था? ये एक सिख था, है ना। जस्सा सिंह रामगढ़िया ने रोका साम्राज्य विस्तार। फिर 1514 में, अभी तक हमारे को ये हिस्ट्री होनी चाहिए कि 1770 को जो साम्राज्य विस्तार कर रहा था घमंड चंद, उसको रोका था जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। फिर यहाँ पे हिमाचल में हमारे को थोड़ा सा सिखों का इतिहास आता है, क्योंकि जस्सा सिंह रामगढ़िया सिख थे। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रखेंगे कि सिखों का हिमाचल के साथ क्या रिलेशन रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि 1514 में सिख धर्म अस्तित्व में आया। सिख के 10 गुरु हुए, ये हम जानते हैं। पहला जो गुरु था 1514 में सिख गुरु, वो थे गुरु नानक। हमें हिमाचल के इतिहास से 10 गुरु याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसका सिर्फ हिमाचल में ज़्यादा रोल रहा है, हम वही याद रखेंगे। तो ये हम जानते हैं कि पहला गुरु गुरु नानक थे। जो गुरु अर्जुन थे वो पांचवें नंबर के गुरु थे, गुरु अर्जुन 5। इन्होंने क्या किया था, कल्याणा को भेजा था। कल्याणा एक बंदा था सिख, इनको भेजा था हिमाचल मंडी वाली जगह पर हरमंदिर साहिब के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए। हरमंदिर साहिब मतलब गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, जो उसको बनाना था इन्होंने, तो उनके लिए पैसा चाहिए था। तो मंडी के जो राजा थे उनकी अच्छी डीलिंग थी सिखों के साथ, तो उन्होंने चंदा दिया था कल्याणा के पास हरमंदिर साहिब बनाने के लिए। तो मंडी वाले कह सकते भाई, मंडी वालों ने, आपने भी, आपके पूर्वजों ने भी चंदा दिया है गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए, कायदे से बोल सकते हैं। हरगोविंद जो 6वें गुरु थे, हरगोविंद, उन्होंने कीर्तपुर नगर बसाया था। और तेग बहादुर जो 9वें नंबर के गुरु थे सिख, उन्होंने आनंदपुर बसाया था। ये नगर की स्थापना की थी उन्होंने। फिर टाइम आता है गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु रहे हैं। सबसे ज़्यादा सिखों का इतिहास गुरु गोविंद सिंह से ही मिलता है, जो सिखों के 10वें गुरु थे। और इसके बाद इन्होंने पांवटा साहिब की स्थापना की। पांवटा साहिब सिरमौर में हमारे को जगह देखने को मिलती है। इसके साथ इन्होंने रचना दशम ग्रंथ की। खालसा पंथ की स्थापना की इन्होंने 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में, है ना।
तो ये सारी जितनी भी डेट्स हैं इनको हम नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए HP की हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 13 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिब में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, है ना। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। फिर 11वां गुरु मानते हैं हम गुरु ग्रंथ साहिब को, क्योंकि उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद उन्होंने अपना आदेश दिया कि अब हम किसी भी इंसान को गुरु नहीं मानेंगे, अब हमारा जो ये गुरु ग्रंथ साहिब है ये जिंदा पीर है, अब हम इसी बुक्स को अपना गुरु मानेंगे और इसमें जो लिखे उपदेश हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है। फिर बघानी साहिब का युद्ध देखने को मिलता हमारे को, ये भी हम डेट याद रखेंगे। ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और जो राजा थे कहलूर के, उनके बीच हुआ था ये, है ना। तो बघानी साहिब का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1686 को, 86 को, ये डेट हम याद रखेंगे। इसका कारण जो था वो था एक सफ़ेद हाथी। इसकी जो कहानी है हम बाद वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम इतना ही डेट्स याद रखेंगे बस। बघानी साहिब का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1686 को। इसका कारण था सफ़ेद हाथी। नादौन युद्ध देखने को मिलता हमारे को 20 मार्च 1691। ठीक है। फिर उसके बाद सिखों का जो उत्तराधिकारी गुरु, हम जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे सारे वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद सिखों का जो आगे को बनता है लीडर, वो बनता है बंदा बहादुर। लोहगढ़ किला से इसकी हिस्ट्री रिलेट करेगी हिमाचल प्रदेश में, ये बाद में हम डिटेल में देखेंगे। फिर अगली डेट हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाली है 1806 में महलमोरियो युद्ध। महलमोरियो जगह है हमीरपुर कांगड़ा के बीच में ना, तो वहाँ पे युद्ध होता है। संसार चंद और अमर सिंह थापा, एक टीम होती है इसमें संसार चंद और दूसरी टीम में होते हैं अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा गोरखा थे और अमर सिंह के साथ दूसरे जो बंदे थे वो थे महान चंद, कहलूर के राजा। तो यहाँ पे महलमोरियो में 1806 में युद्ध होता है। तो इसमें अमर सिंह थापा और जो कहलूर के राजा महाचंद थे वो जीत जाते हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा था उस दौरान, जब घमंड चंद का पोता था संसार चंद आगे को, है ना, वंशज, तो वो भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था जैसे उसका दादा ने किया था। तो फिर जब वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा तो अपने आसपास के राजा को जैसे उसने परेशान करना शुरू किया। जैसे मंडी के राजेश्वरी सेन को तो अपने साथ ले गया बंदी बना के, और कहलूर में भी अपना वो छातीपुर किला बना दिया उसने कहलूर रियासत में घुस के, क्योंकि वहाँ की पहाड़ी को उसने जीत लिया। तो कहलूर के राजा ने क्या हुआ, परेशान होकर फिर गोरखा को आमंत्रित किया था हिमाचल में आने के लिए, क्योंकि वो संसार चंद से यहाँ पे दुखी थे। तो यहाँ पे महलमोरियो का युद्ध होता है जिसमें संसार चंद हार जाता है, लेकिन संसार चंद यहाँ से शरण चला जाता है, शरण लेता हो कांगड़ा किले में। कांगड़ा किले में ये जीत नहीं पाए थे। फिर 1809 में क्या होता है, ज्वालामुखी की संधि होती है। ये डेट हम याद रखेंगे। ज्वालामुखी की संधि क्या थी, किसके बीच हुई, ये संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई। महाराजा रणजीत सिंह ये सिखों के आगे को लीडर निकलते हैं। फिर ये था बेसिकली संसार चंद इन गोरखों से परेशान था, तो महाराजा रणजीत सिंह से वो ज्वालामुखी की संधि करता है। ज्वालामुखी जो हमारा ज्वाला जी का मंदिर है, उस मंदिर में ये संधि होती है। तो इसमें महाराजा रणजीत सिंह को संसार चंद कांगड़ा किला देता है और साथ ही कुछ मैदानी भाग दे देता है अपनी सहायता के बदले में। फिर महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पर गोरखों को हटा के पीछे कर देता है। फिर यहाँ से गोरखे चले जाते हैं ऊपर शिमला वाली साइड, मैदानों की तरफ से चले जाते हैं आगे ऊपर की तरफ, पहाड़ी इलाकों की तरफ। ठीक है, तो ये डेट हम याद रखेंगे। फिर 9 मार्च को क्या होता है, 9 मार्च 1846 को लाहौर संधि होती है। ये होती है आफ्टर आंग्ला सिख युद्ध।
आंग्रा सिख युद्ध हुए थे 1845-46 में, ये डेट हम याद रखेंगे 1845-46 में। आंग्ला सिख युद्ध 2 बार हुए हैं। जो पहला हुआ है 1845-46 में और आंग्ला सिख युद्ध सेकंड ये हुआ है 1848-49 में, अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध। जो पहला युद्ध हुआ था ये लाहौर संधि इसमें हुई थी, और दूसरे युद्ध में क्या हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने फाइन डाल दिया था 50,000 पाउंड का सिखों पर। ये डेट हम याद रखेंगे। फिर अगर गोरखों का इतिहास हिमाचल में देखने को मिलता है, गोरखों को इनवाइट करने वाले कौन कौन थे। गोरखों को इनवाइट किया था 1804 में, कहलूर और सिरमौर के राजा ने किया था इनवाइट गोरखों को हिमाचल में। ठीक है, गोरखों का ये इतिहास है। फिर 1 नवंबर 1814 में गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है। गोरखों का अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है 1 नवंबर 1814 में। 1814-15 में क्या होता है, सुगौली की संधि हमारे को देखने को मिलती है। युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनका पराक्रम देखा, क्योंकि गोरखे बड़े बहादुरी से लड़े थे, तो अंग्रेजों ने इनसे युद्ध ना करके सुगौली की संधि की। सुगौली की संधि इंपॉर्टेंट रहती है डेट। सुगौली की संधि में जो साइन किए थे, ये एक होगा ऑन वॉर, जो युद्ध के मैदान में ही संधि हो गई थी कि अब हम लड़ेंगे नहीं, बस हमारी कुछ शर्तें, अंग्रेजों ने इनको कहा गोरखों को आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, बाकी हम अब युद्ध नहीं करेंगे आगे। तो सुगौली की संधि होती है। फिर इसमें जो साइन होते हैं पहले ऑन वॉर, जो रणभूमि में साइन करने वाले बंदे कौन कौन थे, इनके नाम हमारे को पता होना चाहिए। 2 दिसंबर 1815 में अमर सिंह थापा गोरखों की तरफ से और डेविड ऑक्टरलोनी अंग्रेजों की तरफ से सुगौली की संधि पर साइन करते हैं रणभूमि में ऑन वॉर। फिर क्या होता है, 4 मार्च 1816 में ऑफिशियल साइन होते हैं, जो राजा महाराजा या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बंदे करते हैं साइन। इसमें ऑफिशियल साइन करते हैं नेपाल का राजा था उस दौरान, राजा गुरु गजराज मिश्र। ये नेपाल का राजा था, राजा गुरु गजराज मिश्र। इनके जो सहायक थे सेक्रेटरी चंद्रशेखर उपाध्याय, ये चंद्रशेखर उपाध्याय करते हैं गोरखों की तरफ से साइन, और कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ, इसका नाम हम याद रखेंगे, पेरिस ब्रैडशॉ, ये साइन करता है संधि पर। जो सुगौली की संधि हुई थी उस पर ऑफिशियल साइन करने वाले इन बंदों के नाम हमारे को पता होने चाहिए एचपी हिस्ट्री से। तो संधि होती है। फिर संधि के अनुसार क्या क्या बातें होती है, गोरखों और अंग्रेजों के बीच संधि हुई, उसका आज की डेट में हमारे को क्या फ़र्क देखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें हैं। देखो, भारत और नेपाल के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है काली नदी, वो भी इसी सुगौली संधि से ही निकली है वो चीज़। क्योंकि सुगौली संधि में अंग्रेजों ने कहा कि आप मैदान पहाड़ी एरिया रखो गोरखों, हमारे को कुछ मैदानी एरिया दे दो, तो कुछ नेपाल के एरिया इसमें भारत में आ जाता है। ठीक है, संधि के अनुसार क्या हुआ, नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल कर दिया गया, और काठमांडू में काठमांडू जो नेपाल की राजधानी काठमांडू थी, वहाँ पर ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। और ब्रिटेन की सेना में गोरखाओं की भर्ती, जो हमारे को भारतीय सेना में आज भी गोरखा रेजिमेंट देखने को मिलती है, वो भी सुगौली संधि से ही भारत को मिल पाई है ना। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में भी अभी भी ब्रिटिश आर्मी जो लंदन में है, वहाँ पर भी गोरखा की एक दो रेजिमेंट है, बाकी इंडियन आर्मी में तो है ही, है ना। तो गोरखा रेजिमेंट हमारे को सुगौली संधि से मिली। बाकी जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो हालांकि उस पर नेपाल अभी विवाद करता है कि हमारे को अंग्रेजों के साथ जो संधि हुई थी काली नदी, उसको चलो इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी चली जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है सनद। सनद क्या था, जब अंग्रेज अपना भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे
तो उन्होंने कुछ रियासतों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों के पास यहाँ पर इतने सारे बंदे नहीं थे, मतलब उनके पास यहाँ पर इतनी मैन पावर नहीं थी कि वो इतने सारे राज्यों को कंट्रोल कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, एक लाइसेंस देना शुरू किया जिसको हम सनद, ये सनद जो थे ये मुगल के जो राजा थे अकबर के टाइम से ही देना शुरू हुआ था, क्योंकि अकबर क्या कहता था कि राज आप करो, सिर्फ आप हमारे को टैक्स दो, है ना। तो मतलब अधीनता स्वीकार करना एक प्रकार से सनद कह सकते हैं हम। तो देसी रियासतों के शासकों को दी जाने वाली पुष्टि वाली दस्तावेज था सनद। मतलब राज आप करो लेकिन हमारी शर्तों के दम पर ही सुप्रीम हमें ही मानना पड़ेगा। अंग्रेज खुद को सुप्रीम रखते थे लेकिन दूसरे राजा को स्वतंत्र राजा नहीं थे वो। तो यहाँ पे सनद देना शुरू हुआ। तो सनद के लिए 20 जो रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों ने जीती थी, इसके लिए एक मीटिंग रखते हैं वो प्लासी में, क्योंकि हम जानते हैं प्लासी की लड़ाई हुई थी, है ना। एचपी हिस्ट्री में अंग्रेजों के लिए 2 लड़ाइयाँ मेन इंपॉर्टेंट हुए। प्लासी युद्ध जो हुआ था 23 जून, प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को, है ना। प्लासी जगह पड़ती है हमारी वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का नदिया जिला, उसमें एक जगह आती है प्लासी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मीटिंग होती है जिसमें जो ब्रिटिश स्टेट थी उनको सनद दी गई। अब सनद हिमाचल की जो पहली रियासत थी किसने सनद ली, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सनद हम समझेंगे क्योंकि सनद के द्वारा अंग्रेज क्या करते थे कि राजा को कहते थे कि आपको हमारी शर्तों के अनुसार ही राज करना पड़ेगा, हमारे को टैक्स देना पड़ेगा, जो भी हम आपको काम बताएंगे आपको सहायता करनी होगी। इसमें अंग्रेजों ने काफ़ी डेवलपमेंट भी की है, ताकि अंग्रेज तो थे जनता का विश्वास जीतना चाहते थे, है ना। तो राजा को उन्होंने कुछ शर्तें बताई थी कि आपने सोशल वेलफेयर के काम करने, जैसे आपने सड़कों का निर्माण करना है, हॉस्पिटल बनाना है, इस तरह के काम देते थे राजा को करने के लिए। तो साथ में ही और सनद के द्वारा जब अंग्रेजों को ज़रूरत पड़ेगी कभी युद्ध में, तो आपने हमारे को अपनी सेना देनी है। कुछ ऐसी ऐसी शर्तों के अनुसार सनद की ये पॉलिसी थी। तो सनद जो एचपी मेन इंपॉर्टेंट ये है, सनद एचपी की सबसे पहले ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सनद अंग्रेजों ने जिसको सनद दी सबसे पहले, तो वो थी बिलासपुर, कहलूर, है ना। इसके राजा थे उस दौरान महानचंद, और 6 मार्च 1815 को बिलासपुर को सनद दी गई। और अंतिम राजा थे इसके, मतलब हिमाचल की जो अंतिम रियासत थी जिसको सनद दी गई, उसका नाम था थरोज। और थरोज के राजा थे उस दौरान ठाकुर झाबू। ये कब दी गई, 31 जनवरी 1819 को। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने यहाँ पे सनद सीख लिया, सनद क्या है, ठीक है। और दूसरा एचपी की सबसे पहली ऐसी कौन सी रियासत थी, बिलासपुर रियासत थी जिसको सनद दी गई, उसका राजा था महानचंद, और 6 मार्च 1815 को सनद दी गई थी। और अंतिम राजा था, अंतिम रियासत हिमाचल की ऐसी। बाकी इसके बीच में और भी बहुत सी रियासतें आती जिनको सनद दी गई, हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड देखेंगे इसमें। अंतिम रियासत थी थरोज जिसको सनद दी गई, उसका राजा था उस टाइम ठाकुर झाबू, और 31 जनवरी 1819 को सनद दी गई इसको। तो हमारे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि एचपी की सबसे पहली ऐसी कौन सी रियासत जिसको सनद दी गई, तो हम यहाँ पे बिलासपुर याद रख सकते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट, 1848 से 56 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड डलहौजी, और उसने लैप्स नीति, हड़प की नीति अपनाई थी। लैप्स नीति, हड़प नीति जो थी, ये थी बेसिकली जिन राजाओं के आगे को वंशज नहीं है तो उसका जो साम्राज्य था उसका वो ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा, हड़प नीति। तो हमारे को क्वेश्चन बनते हैं यहाँ हड़प नीति से क्या है। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई की देखते हैं ना कहानी, रानी लक्ष्मीबाई भी तो अंग्रेजों का, उसका भी आगे को बच्चा नहीं था तो उन्होंने फिर गोद लिया था बच्चा।
तो अंग्रेज चाहते थे कि रानी लक्ष्मीबाई का एरिया था जो था वो अंग्रेज़ों के राज्य में आ जाए, तो उसके लिए युद्ध होता है। तो लैप्स नीति के अंतर्गत भारत की जो पहली रियासत थी आने वाली वो थी सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। ये 1848 में आ गई थी। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एचपी में। एचपी की बघाट जो थी, बघाट आती है सोलन। बघाट रियासत 1850 में हड़प नीति के या लैप्स नीति के अंतर्गत आने वाली भारत की हिमाचल की पहली रियासत थी। भारत की, यहाँ पे एक सेकंड, हड़प नीति के अंतर्गत अगर हम देखें भारत की सबसे पहली रियासत आने वाली थी सतारा मध्य महाराष्ट्र की, और हिमाचल प्रदेश की थी बघाट जो सोलन है। 1850 में ये लैप्स नीति के अंतर्गत आई थी। फिर नेक्स्ट है अमृतसर संधि। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश ने लाहौल और चंबा में बांटा। अमृतसर संधि के अनुसार क्या हुआ, लाहौल और चंबा में बांटा। ये भी डेट याद रखेंगे हम। फिर क्या होता है, बुशहर में दुम आंदोलन होता है। दुम आंदोलन हुआ वहाँ पे 1859 को। वहाँ का राजा था शमशेर सिंह। दुम आंदोलन होता है, ये डेट हम याद रखेंगे। फिर सुकेत जन आंदोलन सत्याग्रह, जिसे सुकेत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं हम, वो देखने को मिलता हमारे को 1662 को। उस टाइम सुकेत का राजा था उग्रसेन। 1878 को उस टाइम था सुकेत का राजा रुद्रसेन। और 1924 को लक्ष्मण सेन। ये 3 टाइम को हमारे को सुकेत में सुकेत सत्याग्रह देखने को मिलता है। अब आता है मंडी किसान आंदोलन। मंडी किसान आंदोलन 1909 में हुआ। उस दौरान जो मंडी का राजा था उसका नाम था राजा भवानी सिंह, और उसका वजीर था जीवानंद पाधा। ये हमारा जो सरका घाट वाला एरिया वहाँ का बंदा था। ये जीवानंद पाधा थोड़ा करप्ट था, इसने मतलब जनता पर लगान लगा दिए। तो उस दौरान क्या हुआ, मंडी में किसान आंदोलन हुआ। फिर इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आता है मियां रतन सिंह, इसने किया था। फिर नेक्स्ट यहां पर पझौता किसान आंदोलन देखने को मिलता है। 1942 से 43 के बीच हमारे को पझौता किसान आंदोलन देखने को मिलता है। ये बेसिकली सिरमौर में हुआ था। और उस दौरान जो टाइम था वर्ल्ड वॉर II का टाइम था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था पझौता किसान। तो उसी दौरान क्या हुआ, बंगाल में अकाल पड़ चुका था, है ना। और सिरमौर के राजा थे जो राजेंद्र प्रकाश, वो क्या कर रहे थे, वो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहा था। एक तो बंगाल में अकाल पड़ा है, दूसरा वर्ल्ड वॉर II का टाइम है। तो जनता नाराज है अंग्रेजों से। लेकिन जो यहाँ का राजा था राजेंद्र प्रकाश, वो अंग्रेजों से प्रभावित था। तो वो क्या करता था, अंग्रेजों को सैनिक सहायता देता था, मतलब अपने बंदे देने अंग्रेजों को सैनिक, और दूसरा टैक्स देता था। तो यहाँ पर जो पझौता किसान आंदोलन हुआ, इसमें नेतृत्व किया था वैद्य सूरत सिंह ने। तो यहाँ पे इन्होंने एक फेमस नारा दिया था, भाई दो ना पाई दो। भाई दो ना पाई दो मतलब ना सैनिक दो ना पैसा दो, है ना। ना ही अंग्रेजों को हम सैनिक सहायता देंगे, ना ही आर्थिक सहायता देंगे। ये था इसका मेन आंदोलन का मुख्य। तो यहाँ पे हम इसको समझ चुके। अगर आगे देखेंगे हम, झुंगा आंदोलन होता है। झुंगा आंदोलन होता है 1883 से 88 के बीच में। ये एक जगह है गेहड़वी बिलासपुर में, उस दौरान होता है। और उस टाइम वहाँ का राजा हमारे को देखने को मिलता है अमरचंद। तो ये डेट भी हम याद रखेंगे, झुंगा आंदोलन हुआ गेहड़वी में, राजा था अमरचंद।
फिर चलता है महात्मा गांधी का हिमाचल आगमन। महात्मा गांधी का जब सबसे पहले हिमाचल आए थे, वो आए थे 11 मई 1921 को, और शांति कुटीर में रहे थे वो। और उसके बाद महात्मा गांधी 1931 में भी आए, 1939 में 3 बार आए, 1945 में आए, 1946 में भी आए। ये महात्मा गांधी के हिमाचल आने का क्रम है। सबसे पहले आए थे, ये डेट हमारे को पता होनी चाहिए, 11 मई 1921 को, और रहे कहाँ पर है? शांति कुटीर में। फिर यहाँ पे धामी गोलीकांड होता है। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ। क्यों हुआ? देखो, यहाँ पे एक प्रेम प्रचारणी सभा बनती है। प्रेम प्रचारणी सभा जिसका नाम बाद में बन गया धामी प्रजामंडल। और इसमें लीडर जो थे वो थे भागमल सोठा। और धामी गोलीकांड जब हुआ था, वहाँ का राजा था, उसका नाम था राणा दलीप सिंह। ये क्या चीज़ थी? देखो, जब भारत में पूरे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, जब भारत के लोगों में एक प्रकार से लोगों को इकट्ठा करने की मुहिम हुई थी, क्योंकि लोग अब आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे। लोग अब अंग्रेज़ों से दुखी थे और यहाँ के राजा से भी दुखी थे, तो वो फिर आज़ाद होना चाहते थे। तो उसी दौरान क्या हुआ, एक संगठन बनता है जिसका नाम हम ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। लोग अब इकट्ठा होकर एक बना रहे हैं प्रजामंडल। ठीक है, मतलब इतने अवेयर तो थे नहीं लोग उस दौरान। लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कि हमने अब आज़ादी के लिए लड़ना है। तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है, सबसे पहले हुई थी एक्चुअल में दिसंबर 17 1927 में। पहला इसका अधिवेशन हुआ था मुंबई में। लेकिन हिमाचल में इसका उतना ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। फिर जो इसका सेकंड कॉन्फ्रेंस होती है वो हुई थी प्रजामंडल की लुधियाना कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये हुई थी 15-16 फरवरी को और 1939 को। इसका प्रभाव हमारे को एचपी में देखने को मिलता है। अब कुछ हिमाचल के लीडर्स थे, उन्होंने वहाँ पर लुधियाना कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और उन्होंने भी अपने एरिया में प्रजामंडल बनाना शुरू किया। तो उसी दौरान जो यहाँ पर प्रेम प्रचारणी सभा थी उसको धामी प्रजामंडल कर दिया गया और उसका लीडर थे भागमल सोठा। तो यहाँ पर गोलीकांड होता है और ये गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था। डिटेल में इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक हमारे को ये इतना अगर पता चला गया तो ठीक है। और उस दौरान और भी हिमाचल में प्रजामंडल बने थे, जैसे सिरमौर प्रजामंडल सबसे पहले बना था 1934 को। ये हिमाचल का सबसे पहला प्रजामंडल था जो 1934 को बना था। मंडी प्रजामंडल 1936 को, सिरमौर रियासती प्रजामंडल 1944 को, धामी रियासत प्रजामंडल 1939 को, भागल प्रजामंडल 1938 को, कुनिहार प्रजामंडल 1939 को, और शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 39 कर देना, शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस 1939 को। ठीक, फिर उसके द्वारा क्या होता है, देखो शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई 1939 को और यहाँ पर एक संगठन बनता है जिसका नाम हम हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल HHRC, ये एक संगठन बनता है 1946 में, हिमालयन हिल स्टेट रीजन काउंसिल। तो इसके जो प्रधान थे वो थे स्वामी पूर्णानंद, मंडी के बंदे, और इसके जो उप प्रधान सेक्रेटरी थे वो थे श्यामचंद नेगी, ये टिहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड वाला एरिया वहाँ के थे। महामंत्री थे पंडित पद्मदेव। इन बंदों के आपको नाम पता होने चाहिए इसके, क्योंकि यही आगे को इसके जो महामंत्री थे पंडित पद्मदेव और सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव थे इसके शिवानंद रामौल। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 8 से 10 मार्च 1946, ये हुआ था मंडी में, जिसकी अध्यक्षता की थी कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, GS ढिल्लो। ये आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी।
फिर इसकी जो जब शिमला बैठक हुई थी, शिमला बैठक इसकी हुई थी बाद में, तो उस दौरान इसमें 16 बंदे थे, प्रमुख जो 16 बंदे थे उसमें से 6 बंदों ने भाग नहीं लिया। YS परमार भी उनमें से एक थे और 6 बंदों ने भाग नहीं लिया। टीरी गढ़वाल से अलग संस्था बनाई, मतलब अब YS परमार और जो 6 बंदे निकले थे उन्होंने अलग संस्था बनाई, ठीक है, जिसका नाम दिया गया HHSSRC, हिमाचल हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। इसके जो हमारे को प्रधान देखने को मिलते हैं, इस संस्था के प्रधान बने फिर YS परमार, यशवंत सिंह परमार, और भी संस्था के जो प्रमुख नेता थे भागमल सोठा, सत्यदेव बुशहरी, स्वामी पूर्णानंद, पंडित सीताराम, ठीक है। फिर ये संस्था आगे चलती है, फिर भारत आज़ाद हो जाता है अंग्रेज़ों से, फिर हिमाचल का अस्तित्व आता है। तो फिर यहाँ पे जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बनते YS परमार, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। फिर आगे को इसमें हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री चलेगी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको वीडियो में बहुत सी जानकारी दी गई, कुछ जानकारी बड़े एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन ये बेसिक अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलता। जय हिंद।